हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम इस लेक्चर में हर्षद मेहता स्कैम 1992 में उसके बारे में बात करेंगे। आजकल एक वेब सीरीज़ चर्चा में है, स्कैम 1992। ये हर्षद मेहता की कहानी है। 1992 में जो स्टॉक मार्केट में डीलिंग किया करते थे, इनको स्टॉक मार्केट का उस समय अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। तो उस टाइम किस तरह से ये शेयर्स की या मार्केट में डीलिंग करके शेयर की ख़रीद बिक्री करके प्रॉफिट कमा रहे थे, लोगों को भी दे रहे थे। एक आम आदमी से एक बहुत ही हाईएस्ट टैक्स पेयर ये बन जाते हैं। तो किस तरह से ये इनकी पूरी कहानी है, इसमें बात करते हैं। ये जो रियल में हर्षद मेहता थे वो ये है, और ये अभी जो वेब सीरीज़ में हर्षद मेहता का रोल प्ले कर रहे हैं वो ये, ठीक है। अब बात करते हैं हर्षद मेहता कौन थे। हर्षद शांतिलाल मेहता 29 जुलाई 1954 को गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और फिर उसके बाद ये नौकरी करने के लिए मुंबई में आ जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। ब्रोकरेज फर्म में नौकरी में इनको एक जॉबर का काम मिला। जॉबर क्या होते हैं? ये ब्रोकरेज फर्म के एवज में उनके निवेशकों के लिए शेयर की ख़रीद और बिक्री करते हैं, ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे मंडियों के अंदर बिचौलिया होते हैं, और आपको यदि अपना सामान बेचना है, आपको कृषि उत्पाद जैसे बेचना है, तो हम क्या करते हैं कि मंडी में जाके ब्रोकर से डील करते हैं। वो आपके एवज में डील करता है और मार्केट में बेचकर आपको पैसे देता है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ होता है। ये जॉबर क्या करते हैं? ब्रोकर होते हैं, इस बीच में मिडल मैन होते हैं, और इनके लिए भी जो कुछ काम करते हैं छोटे मोटे लोग, उनको जॉबर बोलते हैं। जो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं उनके शेयर की ख़रीद और बिक्री करते हैं, ठीक है। इस तरह का ये काम किया करते थे। तो इसके लिए इन्होंने धीरे धीरे इनको काफ़ी नॉलेज हो गया था इसके कारण, और ये एक्चुअली ये नॉलेज ही लेना था, इसलिए ये नौकरी कर रहे थे। जब इनको सफिशिएंट नॉलेज हो गया इस पूरे मार्केट का, तब इन्होंने सोचा कि हम इतना पैसा कमा कर किसी और को दे रहे हैं, बेटर कि हम हमारी खुद की कंपनी क्यों ना स्टार्ट करें। तो ये सोचकर 1984 में हर्षद मेहता ने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेम्बरशिप ली। 90 के दशक तक हर अखबार में हर्षद मेहता छाया होता था, क्योंकि हर्षद मेहता ने हर छोटी से छोटी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इतनी बढ़ा दी थी अपने नॉलेज से, अपनी जानकारी से। हर कोई हर्षद मेहता पे विश्वास करने लगा था। जो हर्षद मेहता जिस कंपनी के लिए बोल देता था उसमें निवेश करते थे। अब इसके पीछे प्लानिंग क्या थी? हर्षद मेहता क्या करते थे, हर जो भी ऐसी कंपनियां होती थी उनकी सबसे पहले इनसाइड इंफॉर्मेशन पता करते थे। उनके एम्प्लॉयज़ से वहाँ जाके उनके बारे में पता करते थे, जहाँ से उनकी जानकारी पता लगती थी। उनसे डीलिंग करके किसी भी कंपनी की जानकारी लेते थे, और वो जानकारी, वो न्यूज़ जो अखबार में आने से पहले या बाकी पब्लिक को पता चलने से पहले ही हर्षद मेहता को पता चल जाती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे फ़र्क क्या पड़ता था? कंपनी के शेयर्स ऊपर नीचे होंगे, ये कंपनी की परफॉर्मेंस या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी, उससे कीमत में फ्लक्चुएशन होता था। तो यदि किसी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाली है, या उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, या इस क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आगे भी बढ़ने की संभावना है, ऐसी कोई न्यूज़ है, और कोई नया इन्वेंशन मान लो किसी कंपनी ने किया है, ऐसी कोई न्यूज़ हर्षद मेहता को पता चल जाती थी। और हर्षद मेहता क्या करते थे, उस कंपनी के शेयर्स की खरीदने के लिए खुद भी खरीदते थे और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते थे कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदो, ठीक है। उसके बदले में इनको फीस भी मिलती थी। तो अब क्या होता था, क्योंकि इनसाइड नॉलेज है, इनको इन्फॉर्मेशन इनके पास है, तो उसके कारण ये बहुत सारे शेयर्स उसके परचेज़ कर लेते थे, और जैसे ही वो न्यूज़ बाहर आती थी उसकी सेलिंग स्टार्ट कर देते थे। क्योंकि जैसे ही न्यूज़ बाहर आती थी उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते थे और उसको बेचना स्टार्ट करते थे। तो मान लो कोई शेयर इन्होंने पहले 10 रुपये में ख़रीदा था, अब जैसे ही वो न्यूज़ बाहर आई जो उस कंपनी के लिए अच्छी थी, जिसके कारण उस कंपनी के आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, वो ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली, तो लोग क्या करेंगे, उसकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ा देंगे, शेयर्स की बिक्री उसकी बढ़ेगी, जिसके कारण उसकी कीमत बढ़ेगी। अब जब जैसे ही कीमत बढ़ने लगेगी, 10 रुपये से 90 रुपये, 100 रुपये हो गई, और उसके बाद जब इतनी कीमत बढ़ जाती थी, तब हर्षद मेहता क्या करते थे, अपने शेयर्स को बेच देते थे। तो इस तरह से ये प्रॉफिट कमा रहे थे, बहुत बड़ा प्रॉफिट इनको मिल रहा था। लगातार शेयर बाज़ार
पहुंचा रहा था। अब लोगों को हर्षद मेहता पर विश्वास होने लगा था, तो हर्षद मेहता क्या करते थे, ऐसी कोई भी छोटी मोटी कंपनी के बारे में भी न्यूज़ में दे देते थे, लोगों को बोलने लगते थे आज उसका शेयर ऊपर उठने वाला है। तो हर्षद मेहता का इतना विश्वास करते थे लोग कि हर्षद मेहता के कहने मात्र पर से किसी भी कंपनी में के शेयर खरीदने लगते थे। तो यदि किसी कंपनी का एक्चुअल में यदि नहीं भी शेयर बढ़ रहा होगा तो भी उसके कारण एक भेड़ चाल के रूप में सभी हर्षद मेहता के कहने पर उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते थे, जिससे क्या होता था, उसकी कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते थे। अब ऐसा ही सॉरी अब ये राज क्या था, किस तरह से ये करते थे, थोड़ा अभी हमने देखा। एक सबसे पहले इन्होंने जो अपना शेयर था एसएससीपी एसीसी एसोसिएट सीमेंट कंपनी थी, उसके शेयर्स पे इन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया, जिसकी वैल्यू सिर्फ 200 रुपये थी, और हर्षद मेहता ने उसकी शेयर की कीमत बढ़ाकर 9,000 तक पहुंचा दी थी। तो सोचो कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। अब इतना तो चल रहा था, यहाँ भी बहुत बड़ी कमाई हो रही थी। धीरे धीरे अब हर्षद मेहता यहाँ रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने आगे और दाव खेला। अब उन्होंने मनी मार्केट में एंटर किया। मनी मार्केट क्या होता है हम अलग से एक लेक्चर में देखेंगे। मनी मार्केट में एंटर किया मतलब बैंकिंग लेन देन के कारण, बैंकों में आपस में जो लेन देन होता है उसमें एंटर किया, और बैंकों की हेल्प से शेयर मार्केट में निवेश करना स्टार्ट किया। वो क्या करते थे हर्षद मेहता, रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए बैंकों से फ़ंड उठाते थे। अब रेडी फॉरवर्ड डील क्या होती है, ये शॉर्ट टर्म लोन लेने की एक प्रक्रिया है बैंकों की। बैंक भी क्या करते हैं, बैंक जैसे दो बैंक हैं, पीएनबी और एसबीआई की बात करते हैं जैसे सपोज़, दो बैंक है। अब इन बैंकों को भी आपस में मतलब हर दिन बैंकों को अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कुछ इनके पास जमाएँ आती हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, और कुछ इनको ऋण देना पड़ता है। इसी के ऊपर इन सब के ऊपर एक जो काम करती है संस्था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इनको रेगुलेट करती है। इनके कुछ नियम हैं कि इनको कुछ जमाओं का कुछ सीआरआर के फॉर्म में रखना होगा। सीआरआर मतलब कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा जितनी जमाएँ हैं ये, कुछ पैसा अपने पास बचत रूप में रखना पड़ेगा। मान लो कभी इन लोगों ने जो उधार लेके गए हैं वापस ही नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि बैंक डूब जाए। इस सिक्योरिटी को रखने के लिए आरबीआई के नियमानुसार इन बैंकों को कुछ मात्रा, जैसे 100 रुपये जमा हुए इनके पास, तो 4 रुपये इनको सीआरआर फॉर्म में, सीआरआर के रूप में नगद रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और 20 रुपये लगभग इनको खुद के पास रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट को कभी या सरकार को भी कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो क्या करती है वो अपने बॉन्ड इशू करती है, सरकारी बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, एक ऋण पत्र होते हैं। यदि सरकार को ऋण की ज़रूरत है, सरकार के खर्चे ज़्यादा हो गए, आय कम है, तो वो बॉन्ड इशू करके पब्लिक से या बैंकों से क्या करती है, उधार लेती है। ठीक है। तो इसके लिए वो बॉन्ड इशू कर रही है। बॉन्ड ये क्या है, एक प्रतिभूति है ना। अब वो प्रतिभूति बैंकों के पास भी रहती है। अब उन प्रतिभूतियों का यूज़ करते हुए, ऐसी ही प्रतिभूतियाँ सरकारी बॉन्ड होते हैं, उनको ये जो बैंक है आपस में गिरवी रख कर ये वापस क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए रेडी फॉरवर्ड डील के बारे में बात कर रहे थे अपन, यह रहा। ये शॉर्ट टर्म लोन से हैं। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए, मतलब 15 दिन के लिए लगभग, है ना। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रख कर दूसरे बैंकों को उधार देते थे। सरकारी बॉन्ड, अभी हमने समझा सरकारी बॉन्ड क्या है। सरकार को यदि पैसों की ज़रूरत है तो वो एक कागज़ इशू करती है, बॉन्ड पत्र भरती है कि आप हमें 100 रुपये दो, हम आपको साल भर बाद कुछ टाइम पीरियड है, उसके बाद हम आपको 10% के इंटरेस्ट से आपको पैसा वापस दे देंगे। आपने 100 रुपये दिए, हम आपको 110 रुपये दे देंगे। वैसे तो ये डिस्काउंट रेट पे होते हैं, आपसे 90 रुपये लेंगे और आपको 100 रुपये वापस दे देंगे। इस तरह से होता है। वो थोड़ा टेक्निकल इशू है, हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ समझो कि सरकार उधार ले रही है, उसके बदले में कागज़ पर लिख के दे रही है कि हम आपसे उधार ले रहे हैं, हम आपको इतने टाइम पीरियड बाद वापस इतने इंटरेस्ट के साथ आपको लौटा देंगे। ठीक है। इस तरह के सरकारी बॉन्ड होते हैं। ये बैंकों के पास भी होते हैं। बैंकों को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो ये किसी दूसरे बैंक के पास ऐसी प्रतिभूतियों, इनको सिक्योरिटी बोल रहे हैं, ऐसे बॉन्ड को या ट्रेजरी बिल से जो भी उनके पास है, दूसरे बैंक के पास रखकर उनसे उधार ले लेते हैं। जैसे हमें बैंकों से लोन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे मकान के कागज़ है ना, जो है वो बैंकों के पास रख देते हैं, गिरवी रखते हैं, कोलेटरल रूप में, कोलेटरल बोलते हैं उसको, और बैंक हमें वो देखकर हमें लोन देता है। इसी तरह बैंकों को भी रखना पड़ता है। ठीक है। वो सिक्योरिटीज़ रखते हैं, प्रतिभूतियाँ रखते हैं, बॉन्ड। ठीक है। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। अब इसमें वापस होता है, अब ये नहीं कि परमानेंट बेच दिया, हमने एक बैंक ने दूसरे बैंक से मान लो 50 लाख उधार लिए,
तो उसमें वापस इसके साथ ही है कि हम थोड़े टाइम पीरियड बाद आपसे क्या करेंगे, वापस हमारी सिक्योरिटीज़ वापस ले लेंगे और आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का कोई लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते हैं। अब क्या होता क्या है, ऐसा नहीं होता है कि एक बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो वो सरकारी बॉन्ड पत्र भरकर किसी गाड़ी में दूसरे बैंक के पास पहुंचाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक बैंक रसीद बना दी जाती है कि भाई 100 बॉन्ड पत्र आपको दिए जा रहे हैं, इसके एवज में हम आपसे ये 100 रुपये या सॉरी 50 लाख रुपए हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है। ये इस हिसाब से उसकी जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से एक रसीद होती है, बैंक रसीद। इसमें होता है कि जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता है। जैसे SBI है, सपोज़ इसको ज़रूरत है, SBI बैंक को पैसों की ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है, ये क्या करेगा, एक बैंक रसीद जारी करेगा कि मैं अपनी इतनी सिक्योरिटीज़ आपको दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे मैं 50 लाख की सिक्योरिटीज़ आपके पास रख रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे 50 लाख रुपए कैश दे दीजिए, ठीक है। ये एक रसीद जारी करता है, ठीक है, रसीद जारी करता है। ये बैंक रसीद से पहले एक SGL में एंट्री भी होती है, एक लेज़र होता था, वो पहले पुराना सिस्टम था, अब उसको फॉलो नहीं करते हुए सिर्फ बैंक रिसिप्ट का यूज़ करते थे, हुंडी की तरह, ठीक है। ये हुंडी की तरह होता था, इसके बदले में बैंक लोन देते थे, ये इसको दिया, इसके बदले में बैंक लोन दे रहे हैं। दो बैंकों के बीच इस लेन देन को बिचौली के जरिए किया जाता है। बैंक आपस में नहीं करते थे, जैसे SBI है और बैंक दोनों ही आपस में नहीं कर रहे, दो बैंक हमने लिए SBI और PNB, ठीक है। अब इनके बीच में ये डीलिंग करने के लिए भी बिचौलिया होते थे, ब्रोकर्स होते थे, उसके माध्यम से डीलिंग होती थी। ये खुद आपस में नहीं करते थे, बहुत सारे बिचौलिया मार्केट में रहते थे जो इस तरीके का काम करते थे बैंकों के लिए। वैसे तो क्या होता है, मान लो इस बैंक को ज़रूरत है एक ब्रोकर, ऐसा ही ब्रोकर का काम करते थे हर्षद मेहता भी बैंकों के लिए। अब इस लेन देन में क्या होता था, मान लो SBI ने क्या किया, SBI ने बैंक रिसिप्ट दे दी उस ब्रोकर को, ब्रोकर से डील हुई कि हमें भाई हमें PNB से उधार लेना है 50 लाख रुपए, और ये बैंक रिसिप्ट है ये आपके पास, ठीक है, ये आज इनको दे दी। इसी तरह उन्होंने क्या किया, ब्रोकर PNB के पास जाएंगे, इनको बोलेंगे कि आप हमें 50 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको ये बैंक रिसिप्ट 15 दिन बाद में ला के दे देंगे। मतलब 15 दिन का टाइम पीरियड रहता था। अब क्या होता था, अब ये जो PNB है ये वैसे तो SBI के नाम पे ही चेक करना चाहिए, लेकिन ये अपना टाइम बचाने के लिए और कुछ उनका थोड़ा सा इंटरनल प्रॉफिट को देखते हुए क्या करते थे, ब्रोकर को दे देते थे, ब्रोकर के नाम ही चेक इशू कर देते थे, ब्रोकर के अकाउंट में डाल देते थे, ठीक है। ब्रोकर यहाँ हर्षद मेहता भी थे, तो ये क्या करते थे, हर्षद मेहता क्या करते थे, एज ए ब्रोकर ये भी काम कर रहे थे इन बैंकों के बीच में। और अब हर्षद मेहता ने सोचा कि जब मेरे पास ये लाखों रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं और मुझे 15 दिन बाद SBI को देने हैं, ठीक है, 15 दिन की डीलिंग है, तो 15 दिन में इसको पड़े मैं इसका कहीं और यूज़ कर सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ये 15 दिन का जो टाइम पीरियड था इसका यूज़ इन्होंने क्या किया, इस पैसे का जो लाखों रुपए यहाँ पड़े थे इनके अकाउंट में, हर्षद मेहता के अकाउंट में, उसका यूज़ इन्होंने किस में किया, शेयर मार्केट में शेयर की खरीद बिक्री करने में। अब इसके कारण क्या करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट इनको बैंकों से मिल रहा था, 15 दिन का टाइम पीरियड था, तो ये क्या जिस कंपनी के शेयर चाहे उसके प्राइस बढ़ा देते थे। तो ये क्या करते थे, यहाँ से अकाउंट से पैसा निकालते थे और शेयर मार्केट में लगा देते थे। तो एक दिन में तो शेयर मार्केट बहुत धड़ाम से ऊपर जा रहा है, कभी गिर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। तो 1990 की बात है, जब हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइस आ गया था, भुगतान संतुलन का संकट आ गया था। उस टाइम हमें IMF से उधार लेना पड़ा था, हमारी हालत बहुत बुरी हो गई थी, मतलब हम अपना इंपोर्ट पेमेंट का बिल पेमेंट करने की भी हमारी हालत नहीं बची थी। तो उस टाइम पीरियड में अब ये देखा गया कि शेयर मार्केट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। तो वहाँ भी उस टाइम एक डाउट हुआ कि ऐसी क्या वजह है। उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग गया था, RBI ने थोड़ी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन ये पूरा मामला सामने नहीं आया था कि ऐसी क्या वजह है कि शेयर मार्केट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, शेयर मार्केट तो फिर भी ऊंचाई को छू रहा है। तो ये हर्षद मेहता का कमाल था। ये हर्षद मेहता जी बैंकों से इस तरह से पैसे लेते थे और शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते थे, उनकी प्राइस बढ़ा देते थे, और जिसके भी कम करने होते थे उनके वापस खरीद लेते थे, बेच देते थे। इस तरह से ये उनका पूरा प्रोसेस चल रहा था। हर्षद मेहता बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने जाली बैंकिंग रसीद जारी। अब देखो, ये जो लालच है इंसान को मरवाता है। अब यहाँ तक तो ठीक था,
बैंक रसीद किसी ने दी, 15 दिन में आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपने यूज़ कर लिए, 15 दिन बाद वापस उन्होंने पैसे 15 जो 50 लाख थे उसके 1 करोड़ कमा लिए और 50 लाख वापस एसबीआई को दे दिए। अब किसी का लॉस नहीं हुआ, पीएनबी ने पैसे दिए थे, उन्होंने एसबीआई को लौटा दिए। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ हर्षद मेहता जी ने तो करोड़ों कमा लिए उसके एवज में। अब लेकिन अब हर्षद मेहता जी यहाँ रुके नहीं, अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जाली बैंकिंग रसीदें जारी करना स्टार्ट की दी। कराड़ बैंक और बहुत सारे बैंक ऑफ अमेरिका और बहुत सारे बैंकों से इन्होंने टाई अप कर लिया था और उनसे क्या कर रहे थे, ये जाली बैंकिंग रसीद जारी करने लगे थे। और इनकी जानकारी भी इतनी बढ़ गई थी कि ये कोई भी बैंक इनको मना नहीं करता था, ठीक है। उस हिसाब से उसका फ़ायदा उठाते हुए ये बहुत ज़्यादा जाली बैंक रसीद जारी करके क्या कर रहे थे, बैंकों से पैसा उठा रहे थे, दूसरे बैंकों से। अब इन्होंने क्या किया, अब एक बार क्या हुआ, जाली बैंक रसीद भी नहीं, एसबीआई के साथ इनका एक कुछ हुआ। एसबीआई से पहले एक और देखते हैं, 2 मिनट रुको। अब इनका मतलब हर्षद मेहता इतने छा गए थे स्टॉक मार्केट में, अब इनको हर कोई बैंक, क्योंकि ये बैंकों को भी कमा के दे रहे थे बहुत सारा प्रॉफिट, एक इनसाइडर रूप में उस तरह से एक प्रॉफिट होता था, इसलिए बैंक भी इनके अकाउंट में पैसे डाल देते थे। और बहुत सारे बैंक इनको क्लीन क्रेडिट दे रहे थे, मतलब बिना किसी कोलेट्रल के इनको करोड़ों का लोन दे रहे थे। इसी तरह यूको बैंक ने क्या किया, 50 करोड़ का क्लीन क्रेडिट दे दिया, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे, बिना किसी सिक्योरिटीज़ के इनको 50 करोड़ का लोन दे दिया। पहले तो ये चलो वो 15 दिन का टाइम लगता, उसका पैसा लेके शेयर मार्केट में लगा रहे थे। फिर धीरे धीरे ये क्या करते थे, बैंकों से लोन लेने लग गए, क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब बिना किसी कोलेट्रल के ये उधार लेके शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगे। अब इन्होंने 50 करोड़ रुपए यूको बैंक से लिया, पोलो के शेयर खरीदे इन्होंने, और उन्होंने पोलो कंपनी से उन्होंने टाई अप किया कि हम आपके शेयर्स को बहुत बढ़ा सकते हैं, हमें पोटेंशियल है, ठीक है। पोलो के शेयर खरीदे, पहले लोन लिया बिना किसी कोलेट्रल के, पोलो के शेयर खरीदे और मार्केट में लगाए। इन्हीं के कंपटीटर में ऐसा ही बहुत सारे बैंक काम भी कर रहे थे, जैसा सिटी बैंक थे, वो क्या करा था, हर्षद मेहता के कंपटीटर में वो इनसाइडर ट्रेडिंग उनकी पहले से चल रही थी। ये विदेशी बैंक थे, वो इस तरह का काम पहले ही कर रहे थे। अब हर्षद मेहता के आने के कारण उनको लॉस हो रहा था, ठीक है। अब इन्होंने, हर्षद मेहता ने क्या किया था, जो पोलो के शेयर खरीदे थे वो वापस एक क्रिनलेस बैंक था लंदन का, ये भी ओवरसीज़ बैंक था, उसमें उनको गिरवी रख के वापस कोई दूसरा लोन ले लिया, ठीक है। इस तरह से इनका काम चल रहा था, एक से लिया दूसरे से दिया, इस तरह से इनका हो रहा था। सिटी बैंक क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर था, उन्होंने क्या किया, ये शेयर खरीद लिए क्रिनलेस बैंक से और बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। अब इन्होंने पोलो कंपनी से डील की थी कि हम आपके शेयर्स की वैल्यू को बहुत बढ़ाते हैं, और नो डाउट उनकी पोलो की प्राइसेस बहुत बढ़ रही थी। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके काफ़ी टाइम तक बहुत वैल्यू बढ़ गई, लेकिन फिर जब पोलो के शेयर इन्होंने क्रिनलेस बैंक के पास गिरवी रखे, तो सिटी बैंक ने इसका फ़ायदा उठाते हुए उनसे वापस सिटी बैंक ने उससे टाई अप करके सारे शेयर्स खरीद लिए और बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, पोलो के शेयर गिरने लगे। अब जो इनकी पोलो कंपनी से डील हुई थी वो अब यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा होगा, और इनके कहने पे जिन लोगों ने भी पोलो के अंदर पैसे लगाए थे उनके डूबने लग गए, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा इनका डाउन टर्न स्टार्ट हुआ। 28 फरवरी 1992 की बात है। मेहता इससे भी आगे चले गए। अब ये तो चलो ठीक था, लोन लिया दिया, ये हो गया। पीएनबी के एक कर्मचारी से इन्होंने टाई अप किया और उनसे बिना किसी बैंक रिसिप्ट के 500 करोड़ ले लिए। उनको बोला कि मैं आपको दे दूंगा 5-10 दिन में, वैसे ही 5-10 दिन में बैंक रिसिप्ट मिल जाएगी, और आप मुझे 500 करोड़ दे दो। तो उन्होंने 500 करोड़ का चेक काट के, वो भी चेक वैसे कटना चाहिए था पीएनबी के नाम, क्योंकि पीएनबी को ज़रूरत थी पैसों की। इन्होंने ऐसा बोला, ज़रूरत थी या नहीं, हर्षद मेहता ने एसबीआई के क्लाइंट को, एसबीआई के कर्मचारी को बोला कि मैं पीएनबी के सिक्योरिटीज़ दे दूंगा आपको, पीएनबी की तरफ से बैंक रिसिप्ट ला के दे दूंगा, मुझे 500 करोड़ का चेक दे दो आप। तो एसबीआई ने क्या किया था, एसबीआई के कर्मचारी ने 500 करोड़ का चेक हर्षद मेहता के नाम बना के दे दिया। वो वैसे इलीगल था, लेकिन उस टाइम ये चल रहा था कि सारे ब्रोकर्स के नाम से ही ये लोग अपनी डीलिंग करते थे, ब्रोकर्स के अकाउंट से ही चेक बना दिया। अब ये 500 करोड़ रुपए किसके पास चले गए, हर्षद मेहता जी के पास। अब पीएनबी ने कोई बैंक रिसिप्ट नहीं दी थी, ठीक है,
पीएनबी के पास ना तो सिक्योरिटीज़ थी, ना उन्होंने कोई बैंक रिसिप्ट दी थी एसबीआई को लिए। और एसबीआई से इन्होंने क्या किया था, इधर एसबीआई है, मतलब एसबीआई यहाँ उधार देने वाला है। एसबीआई तो उधार दे रहा है और किसको पैसे की ज़रूरत है, ऐसा हर्षद मेहता ने बोला पीएनबी को, ठीक है। पीएनबी के पास सिक्योरिटीज़ है, मैं आपको सिक्योरिटीज़ दे दूंगा। सिक्योरिटीज़ का मतलब जो बैंक रिसिप्ट देते हैं, और आप ये 500 करोड़ दे दो। 500 करोड़ ले लिए, 15 दिन के अंदर अंदर इनको चुकाने थे, इनको बैंक रिसिप्ट देनी थी, ना तो इन्होंने बैंक रिसिप्ट दी, ना ये चुकाए, और ये बीच में हर्षद मेहता जी 500 करोड़ गोलमोल कर गए। अब यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, इस गलती के कारण ही वो फंसे और इसी के कारण वो पकड़े गए। अब एक सुचिता दलाल नाम की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार थी, वो काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में स्टडी कर रही थी। यहाँ बहुत सारी जो कमियाँ थी उन सब के बारे में वो स्टडी कर रही थी। उन्होंने सेबी के चेयरमैन को भी बताया, काफ़ी लोगों को बताया, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा था। अब ऐसा ही कोई एसबीआई का क्लाइंट, जिसको ये सिटी बैंक जो इनके कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने ऐसा कुछ करके इस न्यूज़ को बाहर भेजा और सुचिता दलाल के पास भेजा, और ये सारा बताया कि एसबीआई में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है 500 करोड़ का। अब ये कब पता चला, आरबीआई इस संबंध में जांच कर रही थी। उस टाइम सारे बैंकों में इस तरह की ये जो डीलिंग हो रही थी उस पर बहुत ज़्यादा अनियमितता तो थी। उसके संबंध में बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा मतलब इनको कठोर किया गया था, रूल रेगुलेशन को भी। तो उसके संबंध में जब जांच चल रही थी सबकी, तो तब ये एसबीआई का मामला सामने आया कि 500 करोड़ की तो एंट्री ही नहीं है, ना एसजीएल है इनके 500 करोड़ के, ना इनकी बैंक रिसिप्ट है, ना पब्लिक डेप्ट ऑफिस में इनकी कोई एंट्री है। पब्लिक डेप्ट ऑफिस क्या होता है, ये पब्लिक डेप्ट ऑफिस होता है जहाँ पे हम जितनी भी ये सिक्योरिटीज़ वगैरह ले रहे हैं, सरकार उधार ले रही है, वो ले रही है, उसके एवज में उनकी एंट्री होती है। कहने का मतलब वहाँ पे इन सब की एंट्री करना वहाँ ज़रूरी होता है। वो एंट्री उसमें थी ही नहीं। 500 करोड़ की मतलब 500 करोड़ गायब थे। अब जब मिलाया बैलेंस तो ये मिला नहीं, तब वहाँ से पता चला। तब आरबीआई, अब जो क्लाइंट था, जो कर्मचारी था जिसने चेक दिया था, उससे पूछा गया, तब उसने बोला कि ये बैंक रिसिप्ट है लेकिन हर्षद मेहता के पास है। हर्षद मेहता को बुलाया गया। हर्षद मेहता ने ये 500 करोड़ कहीं से जुगाड़ करके वापस एसबीआई को दे दिए। अब इसके लिए हर्षद मेहता ने क्या किया, यहाँ भी उन्होंने एक गेम खेला। अब 500 करोड़ मतलब इधर से लिया, इधर से दिया। हर्षद मेहता गए नेशनल हाउसिंग बैंक के चेयरमैन मनोहर जी फेरवानी के पास। अब इनको कम्युनिकेशन स्किल तो इतनी थी कि हर किसी को अपने अकॉर्डिंग हाँ भरवा लेते थे। तो इनको भी बोला कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो मान गए। फेरवानी जी नेशनल हाउसिंग बैंक के जो चेयरमैन थे वो मान गए। उन्होंने इनको बिना किसी, उनके पास भी कोई बिना किसी सिक्योरिटी लिए, उन्होंने क्या किया, 500 करोड़ रुपये इनको दे दिए। और ये इस पैसों को एसबीआई को उन्होंने जमा तो करा दिया था। जब ये मामला सामने आया तो 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने जमा करा दिया। लेकिन फिर ये मामला रुका नहीं वहाँ पे, और एसबीआई भी, क्योंकि उसकी भी लायबिलिटी होती है, तो उन्होंने भी इस न्यूज़ को बाहर नहीं आने दिया, वरना एक बहुत बड़ा इशू हो जाता। तो उन्होंने वो सेटलमेंट कर लिया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब लेकिन इसके आधार पर इस प्रकरण के बाद एक जांच बैठ गई, सीबीआई जांच स्टार्ट हो गई, और संसद में भी एक समिति बिठाई गई जो इस संपूर्ण स्टॉक मार्केट पे स्टडी कर रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है, ये इतनी शेयर्स की वैल्यू और सेंसेक्स इतना ऊपर क्यों जा रहा है, इतना अचानक से, मतलब मार्केट इतना डाउन है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या हो रहा है, उस पूरे सिस्टम को समझने के लिए। और ये जो बैंकिंग के अंतर्गत जो अनियमितताएँ हो रही थी, ये बहुत सारी, उनको देखने के लिए उन्होंने एक सीबीआई जांच बिठाई। अब ये पूरा, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे राज सामने आए। अब जानकी रमन समिति की एक रिपोर्ट आई, इसके ऊपर आरबीआई की एक समिति बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई। उसके अनुसार 1900 ये जो घोटाला था लगभग 4025 करोड़ का था, और लगभग सबसे बड़ा जो घोटाला था वो ये एसबीआई का जो भी हमने डिस्कस किया 500-600 करोड़ का फ्रॉड का था। अब इसमें क्या था, इस संपूर्ण प्रकरण को ये जो सुचिता दलाल जो थी, पत्रकार थी, इसी ने लगभग, इसने बार बार इसको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन निकाली और जनता के सामने लाने का प्रयास किया। और सुचिता दलाल ने फिर देबाशीष बासु के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण का एक किताब रूप दिया, द स्कैम, और इसको पूरे प्रकरण को उसमें लिखा। और उसी पर एक ही वेब सीरीज़ जो बनी है अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, इस मामले की, पूरे मामले की जांच के लिए जब ये मामला सामने आया, अखबार में आ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में, फिर उसकी पूरी जांच हुई। तो संसदीय समिति बनाई गई। सीबीआई ने हर्षद के साथ उनके दोनों भाई अश्विन और सुधीर को भी गिरफ्तार कर लिया था। 72 से ज़्यादा इसके आपराधिक मामले इन पर दर्ज किए गए। अब जब एक चोरी पकड़ी जाती है तो फिर 1000 लोग और आ जाते थे कि ये भी है, उस पर उनके
तरह तरह के उनके ऊपर उन पे आरोप लगाए गए। 600 से ज़्यादा दीवानी मामले हर्षद के खिलाफ दर्ज हो चुके। तो सारा एक पूरा, अब हर्षद मेहता पूरी तरह से गिर चुके थे। अब वो लगभग उनको 2-3 महीने उस टाइम जेल में भी रहना पड़ा। सारा हुआ और उसके बाद उनको किसी एक आरोप से बरी होते थे, उनको ज़मानत मिलती थी और वापस किसी दूसरे में उनको फंसा दिया जाता था, मतलब फंस जाते थे वो। बहुत सारे उनके ऊपर केस भी लगे, कोई सही भी थे, कोई गलत भी थे। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी इसमें सामने आए थे बाद में। और इसके बाद हर्षद मेहता ने ऐसा इस वेब सीरीज़ में भी दिखाया है कि हर्षद मेहता के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। इवन यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के साथ तक इनके कॉन्टैक्ट थे, इस तरह से इसमें कहा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये कहीं भी, मतलब ये इसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो हर्षद मेहता ने जब इनके ऊपर इतने सारे केस चल रहे थे तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें इन्होंने उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, उनको 1 करोड़ की रिश्वत देने की बात कही। और पर बाद में ये हुआ कि कांग्रेस ने सारे आरोप नकार दिए और इसका कोई सबूत भी नहीं मिला। तो ये सारा मामला यहीं ख़त्म हो गया। तो इसके बारे में कोई सबूत है नहीं, लेकिन ऐसा वहाँ था कि हर्षद मेहता की पॉलिटिकल अप्रोच भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण ये सारे काम कर रहे थे। अब उसके बाद इस पॉलिटिकल अप्रोच के कारण ही कहते हैं कि उसने दबाव के कारण उनको ज़मानत तो मिल गई। एक के बाद एक केस में उसे ज़मानत मिल रही थी। धीरे धीरे सारा जो माहौल था नॉर्मल हो गया, लेकिन 2001 में उन्हें फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। और ऐसे ही किसी मामले में और 31 दिसंबर 2001 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी जेल में ही मौत हो गई थी। ठीक है, इस तरह से ये हर्षद मेहता की कहानी ख़त्म होती है। अब ये सारा जो खुलासा किया सुचिता दलाल ने, एक्चुअली इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था पूरा सारी जानकारी लेने में। पहले इनकी कोई बात ही नहीं मान रहा था। इन्होंने बिना किसी लिखित सबूत के इन्होंने अखबार में छाप दिया था। तो ये भी बहुत एक इन्होंने गट्स वाला काम किया था। और इतनी जो अनियमितता थी उसके बारे में उसके बारे में सबको बताया। सारी बैंकिंग सिस्टम में जो इतना इरेगुलेशन, स्टॉक मार्केट में जो इतनी अनियमितता थी, उनको सबको सामने लेकर आई। और इसी कारण ये सुचिता दलाल जी को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये उन्हीं की फ़ोटो है, ये सुचिता दलाल है और ये हमारे महान राष्ट्रपति उस टाइम थे APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। और ये सब पूरी एक स्टोरी थी हर्षद मेहता की। और इसी के बाद जब 1992 में, वैसे सेबी का गठन 1988 में हो गया था, लेकिन उसको कोई वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो इतनी सारी अनियमितताओं के कारण एक रेगुलेटर जो इसको पूरे सिस्टम को एक रेगुलेट कर सके, उसकी एक कमी महसूस हुई। उसके बाद सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। ये एक बहुत बड़ा एक हर्षद मेहता स्कैम था, जिसने एक इतनी बड़ी संगठन को सामने लेकर आया। अब हम आगे और पढ़ेंगे। सेबी अभी बहुत कंट्रोल सिचुएशन है, बहुत ही रेगुलेटेड है पूरा स्टॉक मार्केट। लगभग सारा सेबी का कंट्रोल रहता है, पूरा रजिस्ट्रेशन और पूरा प्रोसेस लगभग डिजिटलाइज फॉर्मेट में होता है। तो अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है, लेकिन एक भारतीय अर्थव्यवस्था का ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। और ये एक वेब सीरीज़ जो आई है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ में आया होगा। और थैंक यू। यदि आपको पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।